हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई तो आपकी बढ़िया चल रही होगी। सो इफ़ यू आर न्यू हियर तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। सो माय नेम इज शिवानी चौधरी, योर बायो मेंटर एंड योर बायो एजुकेटर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ A4S। तो भाई देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो हमारे बायो का चैप्टर सेकंड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपका एम है ना कि भाई आपको जो है एक अच्छा स्कोर लाना है आपको, है ना, एग्जाम में, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। बुक के अंदर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो भाई उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना आना चाहिए कि किस टाइप से उसका आंसर लिखना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो सारे हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं या फिर जो हमारे एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो उसको जो हम कैसे उसको आंसर करना है वो सब जो आज हम डिटेल में वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर आपको आंसर लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चन को प्रॉपर डिकोड करना है कि भाई क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या क्या गया है और हमें कितना इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो लेंदी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि मैम जैसे तैसे मतलब हमने पढ़ तो लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप जो है एक बार मतलब ये भी मतलब उनको ये डाउट हो रहा है कि मैम इसका आंसर राइटिंग कैसे करें, मतलब हमें जो है मतलब ये जो हम क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रॉपर इनको लिखा कैसे जाए। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही होता है, उनको भाई आता सब है लेकिन उनसे लिखना प्रॉपर कैसे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको पता नहीं होता कि लिखना कैसे है, तो उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सब देखेंगे कि भाई कैसे प्रॉपर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे, है ना, और उसके बाद जो हमारे एनसीईआरटी में जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस पूछा हुआ है, किस किस के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है, बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द वॉकिंग। तो क्या पूछा हुआ है कि डिफरेंस पूछा हुआ है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन और जो वॉकिंग है, देखो कहीं पे भी अगर डिफरेंस पूछा जाए ना तो डिफरेंस को मतलब ये कोशिश करो कि प्रॉपर उसको टेबल फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है भाई उसका मतलब क्या था कि कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब क्या है कि जिसमें जो है मतलब हमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे देखो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हो कि जैसे आपने किसी हॉट पेन को टच किया तो भाई क्या होगा, एकदम से जो आप सडन जो आपका क्विक रेस्पॉन्स होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें जो है ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट था और थिंकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, तो वही हम बातों को डिफरेंस में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन है इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, वॉकिंग की, तो भाई देखो चलना जो है आप अपनी मर्जी से तो चल सकते हो ना, कि भाई अगर मेरा मन कर रहा है चलने का तो मैं प्रॉपर चलूंगा, लेकिन अगर मेरा नहीं मन कर रहा है, कोई मुझे खींच के भी ले जाए तब भी नहीं चलूंगा, है ना, होता है ना ऐसा। तो ये जो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, है ना, जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई काम करें। जैसे कि मैं कोई लिख रहा है या कोई खा रहा है, जो मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो वॉकिंग प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पे एक वॉलंटरी एक्शन है, एक वॉलंटरी मूवमेंट है ना। ठीक है, ये है यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन और ये हो जाएगा वॉलंटरी एक्शन। और क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, है ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको कंट्रोल कर रहा है भाई स्पाइनल कॉर्ड। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, है ना, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। एक और पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, है ना, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, वॉकिंग की, तो वॉकिंग मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, तभी तो आप अच्छे से चल पा रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, थिंकिंग इज इन्वॉल्व। तो इस टाइप से हमें अपना डिफरेंस देना था। वो देखो क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम वो मतलब उस पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस लिख दो, ज़्यादा पूछा हुआ तो ज़्यादा डिफरेंस लिख दो, है ना।
तो ये समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन और जो यहाँ पे वॉकिंग है, क्या डिफरेंस था, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है। ये कंट्रोल करता है इसको, स्पाइनल कोड डायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है, और यहाँ पे ब्रेन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। थिंकिंग यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व है, तो इस टाइप से आंसर लिखना था। समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What happens at the synapse between two neurons? तो भाई दो न्यूरॉन्स के बीच का जो साइनेप्स होता है उस पे एक्चुअल में होता क्या है ना, वो पूछा हुआ है। CBSE 2019 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले साइनेप्स पता होना चाहिए कि भाई साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स क्या पढ़ा था, साइनेप्स पढ़ा था कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये क्या है, ये है साइनेप्स, है ना। जैसे ये क्या है हमारा न्यूरॉन 1 और ये क्या है हमारा न्यूरॉन 2, ठीक है। न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 इसके बीच का जो हमें गैप दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक जो हमें गैप दिख रहा है ना, जो माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, क्या बोलेंगे इसको, साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। अब इस साइनेप्स पे हो क्या रहा था, देखो जैसे ही न्यूरॉन फर्स्ट के जो डेंड्राइट्स होते हैं इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे ना, जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं तो इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे आते हुए जो एक्सॉन की एंडिंग्स तक आते हुए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके अंदर, केमिकल सिग्नल्स के अंदर, है ना। यहाँ पे जो है कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी फॉर्म में आ गई है, अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल, हम कह सकते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं, और एक केमिकल सब्सटेंसेस जो है यहाँ पे जो सेकंड वाले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं इन पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही फर्दर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि साइनेप्स पे क्या हो रहा है। तो आप देखो लिखना कैसे है वो समझ लेते हैं। देखो एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, केमिकल सिग्नल्स में, है ना। यहाँ पे क्या थे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे साइनेप्स पे आके वो केमिकल जो मॉलिक्यूल्स थे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उसकी फॉर्म में रिलीज हुए थे, ठीक है। उसके बाद दैट कैन ईजिली क्रॉस ओवर द गैप, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बीच में गैप था उसको वो ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। एंड पास ऑन द केमिकल मैसेंजर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन वेयर इट इज कन्वर्टेड बैक टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। तो मतलब वही कि पहले इलेक्ट्रिकल केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल, तो मतलब इस टाइप से जो है हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। वेरी इजी पीजी, सबको पता होगा कि भाई जब हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, प्रॉपर जो ये हमारा पोस्चर जो हम मेंटेन कर पाते हैं, तो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। जहाँ भी बैलेंस वर्ड आ जाए ना, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, देखो बैलेंस नहीं देखो समझ जाना, मतलब पोस्चर एंड बैलेंस, तो मतलब अगर कहीं पे बैलेंस है तो बैलेंस में किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलम किसका पार्ट था, हाइंड ब्रेन का पार्ट था, है ना। सेरिबेलम किसका पार्ट था, हाइंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो होता है बॉडी का उसको कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम मतलब प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करने में किसका काम है, सेरिबेलम। बैलेंस और बेलम ये डिफरेंस है ना, इससे समझ जाना कि बैलेंस पूछा हुआ है तो बेलम हमें बताना है, तो बेलम, ठीक है। बात समझ आ गई। तो देखो इसको लिखना कैसे है कि भाई जो सेरिबेलम है कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होगा। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, इट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स एंड ऑल्सो इंश्योर बैलेंस एंड द पोस्चर। इस टाइप से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ आ गया सबको, अब तक क्लियर है सब, है ना। क्योंकि देखो जो आंसर राइटिंग भाई अगर आपने प्रॉपर उसको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया ना, तो यहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फिर बैठ के जो है आपको दुख मनाना पड़ेगा कि मैम मुझे तो सब आता था, पता नहीं मेरे मार्क्स कहाँ चले गए, है ना। तो इसलिए जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर क्या लिखना है, ठीक है। और कुछ भी महावाद नहीं लिखनी है हमें, जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उतना ही, जितने मार्क्स का पूछ रखा है 1 का है तो 1 का अकॉर्डिंग लिख दो। ये नहीं कि पूछा 1 का है कि लिख दिया उसमें 3-4 नंबर का, ऐसा नहीं करना है ना। जितना पूछा है उतना ही टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट हमें आंसर करना है, ठीक है।
हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। तो भाई हम कैसे जो है, देखो जो अगरबत्ती की इतनी अच्छी सी जो फ्रेग्रेंस आती है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, मतलब वो स्मेल हमें कैसे जो है पता चलती है कि भाई ये जो इस बार जो अगरबत्ती आई है ना इसकी जो स्मेल आ रही है वो रोज़ जैसी आ रही है ना, किसी की स्मेल जो है लेवेंडर जैसी आ रही है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, कि कैसे जो है भाई डिटेक्ट कर पाते हैं हम स्मेल को अगरबत्ती की। देखो हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स थे जो रेस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। जैसे कि हमारी टंग है तो टंग पे कौन से रिसेप्टर्स थे, गस्टेटरी रिसेप्टर जो डिटेक्ट कर रहे थे टेस्ट को। वैसे ही नोज में जो रिसेप्टर्स थे वो क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, है ना। तो वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे, वो डिटेक्ट कर रहे थे स्मेल को। तो बस हमें यही बताना था, है ना। तो कैसे लिखना है आंसर, आंसर लिखना है भाई कि स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय द नोज, नोज से स्मेल डिटेक्ट करते हैं। जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं प्रेजेंट इन द नोज सेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, है ना, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, तभी ब्रेन डिकोड करके प्रॉपर को है ना उसको डिकोड करके तब बता रहे हैं कि भाई ये वाली जो स्मेल तुम है ना, जो तुमने स्मेल डिटेक्ट की है ना, ये स्मेल रोज वाली स्मेल है ना। तो यहाँ पे सेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द फोर ब्रेन, और जो फोर ब्रेन है वो इंटरप्रेट कर रहा है सिग्नल को एज द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो इस टाइप से हमें घुमा फिरा के अपने आंसर को लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो ये मान लो किसी को नहीं पता तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, इसको तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या काम है। अब आप सोच रहे होगे मैम ब्रेन का तो ऐसा सच हमने कोई काम नहीं पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन में, वहाँ तो हमने वो पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ब्रेन का रोल बताओ। तो क्या आएगा ब्रेन का रोल, देखो जैसे वो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना वही क्लासिकल से एग्जाम्पल, कि जैसे ही आपने किसी हॉट पेन को टच किया तो एकदम से क्या होता है कि वो एकदम से सडन रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्विक एंड सडन मूवमेंट हो जाता है विदाउट थिंकिंग इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन यहाँ पे मेमोरी डेवलप करता है। ठीक है, कि भाई मेमोरी ये डेवलप कर दी है कि अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जाने से पहले, जब भी किचन में जाओगे जाने से पहले ध्यान रखना है कि भाई उस हॉट पैन को टच नहीं करना, तुम्हें पहले देख लेना कि वो ठंडा है गर्म, मतलब थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना पहले कि भाई ये जो मतलब खाली है जो भी है, मतलब कि मतलब ठंडा है गर्म है, मतलब थोड़ा देख लो तब उसको जाके आराम से चेक करना। ये नहीं कि बस जाके सीधे किचन में गए जाके एकदम से टच कर दिया पेन को, है ना, तो ये नहीं करना है। तो भाई ब्रेन यहाँ पे आपको क्या करता है, सतर्क कर देता है, अलर्ट कर देता है। तबकि यहाँ पे ब्रेन क्या कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ मेमोरी डेवलप कर देता है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो बस कृपया ध्यान करके किचन में जाना। ठीक है, तो ये किसका काम था, ये काम था ब्रेन का। समझ आ गई बात। ठीक है, तो मेमोरी डेवलप कर रहा था। तो भाई आंसर लिखना कैसे है, कैसे बताएं आंसर, आंसर बताना था इस टाइप से कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जनरेट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे किसका मेन रोल था, स्पाइनल कॉर्ड का, कि सिग्नल जा रहे थे स्पाइनल कॉर्ड के पास न्यूरॉन्स के थ्रू, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मोटर न्यूरॉन तक जाके फिर मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा था, पर्टिकुलर जो है हमारी मसल या ग्लैंड जो भी मतलब वर्क कर रही है वहाँ तक सिग्नल पहुँचा रहा था, फिर उसके बाद जो हमारा मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जनरेट होता है स्पाइनल कॉर्ड में और इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास। ठीक है, अब यहाँ ब्रेन क्या करेगा, दिस हेल्प द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, ब्रेन हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगेन कितना इजी सा क्वेश्चन था, तो इस टाइप से हमें इसका आंसर बताना था। ठीक है, समझ आ गया भाई, इतना सबको क्लियर हो गया। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहले बता रही कितना भी सिंपल हो लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, है ना। कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सिंपल टॉपिक होता है तो उसको हम स्किप कर देते हैं कि छोड़ मैम इसको पता है हमें कि जो अगर आएगा भी तो एग्जाम में तो हम तो उसको सॉल्व कर देंगे, है ना, तो उसका आंसर हम लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो इतने इजी पीजी से हमें टॉपिक लगते हैं वो भी जाके वहाँ हम दिमाग जो है इतना ज़्यादा हमारा जो है माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है, कभी कभी वो ईजी चीज़ें भी हमें ध्यान नहीं आती, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुक में जिस टाइप का भी कुछ भी पूछा हुआ है हमें सब सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स। सबको पता होगा क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं काफ़ी सारे फंक्शंस को प्लांट के अंदर, जैसे कि सेल की ग्रोथ हो गई, सेल डिवीजन हो गया,
प्लांट्स में फ्लावरिंग आ रही है ना, फ्लावरिंग वाला जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो फ्रूट की राइपनिंग है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट हार्मोन्स है वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं प्लांट्स की उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स की, हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 कैटेगरी थी? तो 2 कैटेगरी थी हमारी। एक थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, है ना। और एक हमने पढ़े थे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, है ना। एक हमने क्या पढ़े थे? एक हमने पढ़े थे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसमें कौन कौन से पढ़े थे हमने? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड द थर्ड वन इज साइटोकाइनिन, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें जो इनहिबिट कर रहे थे मिली, जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो रिलीज हो रहा था, कौन सा हार्मोन था? बताओ कौन सा हार्मोन था? वो था हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जो प्लांट को स्ट्रेस दे रहा है। ऐसा मत सोचना कि भाई जो स्ट्रेस देता है, नहीं। जो स्ट्रेस, जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट में फॉर्म हो रहा था, कौन सा हार्मोन था? इथाइलिन, इथाइलिन था। एब्सिसिक एसिड, है ना। कौन सा था? एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। इथाइलिन का क्या काम था? इथाइलिन का काम था फ्रूट राइपनिंग में, है ना। ये पढ़ा था। तो भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये 2 कैटेगरी पड़ी थी, जिसमें 3 हार्मोन्स कौन से थे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। एंड द अदर 2 हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड है और जो हमारा इथाइलिन है वो आते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में, ठीक है। तो क्या होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स, है ना। देखते हैं क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। नेचुरली अकरिंग केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, प्लांट के अंदर नेचुरली फॉर्म होते हैं। दैट प्रोड्यूसेस एट सर्टेन साइट्स, ये क्या होंगे? प्लांट के अंदर किसी पर्टिकुलर साइट पे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद जो फिर पूरे में फैल जाते हैं, प्लांट्स के ना अलग अलग पार्ट्स में फैल जाते हैं, ठीक है। एंड आर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं टू अदर पार्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस को, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, एलोंगेशन का प्रोसेस हो गया, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो गया, और तो रेस्पॉन्सेज में भी, है ना, रेस्पॉन्सेज में भी मेन रोल प्ले करते हैं टू दी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है कि हाउ इज द मूवमेंट, है ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ दिस सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट। क्या बताना है हमें? तो हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे जो मूवमेंट होता है, जो सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा था वो कैसे डिफरेंट है जो शूट में मूवमेंट हो रहा था टूवर्ड्स द लाइट। आगे फिनोमेना याद क्या पढ़ा था? तो देखो यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट, सबसे पहले सेंसिटिव प्लांट कौन से होते हैं मैम? सेंसिटिव तो लोग होते हैं ना, कि मैम सेंसिटिव तो कोई गर्ल होती है, कोई बॉय होता है, तो मतलब ये प्लांट कैसे सेंसिटिव हो गए? तो भाई कौन सा प्लांट सेंसिटिव पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था मिमोसा प्यूडिका, है ना, मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम बोल रहे थे छुई मुई, है ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हम? छुई मुई प्लांट, ठीक है। तो इस प्लांट में हमने क्या देखा था? इस प्लांट में ये देखा था कि जैसे ही जो आप इसकी लीफ को टच करते हो तो एकदम से जो इसकी लीव्स एकदम से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हमने क्या बोला था? इस टाइप के मूवमेंट को हम पढ़ते हैं, क्या था उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई इनको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, है ना। क्या बोलते हैं इनको? नेस्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और ये नेस्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं? इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, और ये कैसे होते हैं? डायरेक्शन लेस होते हैं ना, कोई ग्रोथ नहीं होती इनके अंदर, और ये होते हैं भाई डायरेक्शन लेस होते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये? डायरेक्शन लेस होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें देखना है कि भाई जो मूवमेंट होता है शूट का टूवर्ड्स द लाइट, इसमें हमने ये कौन सा मूवमेंट था? तो ये था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। कौन सा मूवमेंट था? ये था ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या देखा था कि भाई जैसे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लाइट है,
तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फोटोट्रोपिज्म की, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फोटोट्रोपिज्म, है ना, फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? लाइट है स्टिमुलाई, और ट्रोपिज्म मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा होता है? इसके अंदर ग्रोथ भी होती है ना, इसके अंदर ग्रोथ भी होती है, और ये डायरेक्शनल होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तभी तो मैं देखा था कि जैसे लाइट की बात करें कि लाइट को मतलब जिधर की तरफ प्लांट को लाइट मिल रही है उधर की तरफ वो बैंड हो रहा था, है ना, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट में। ऐसे हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या था कि वाटर यहाँ पे क्या था? स्टिमुलाई था। तो यहाँ पे क्या था कि जो रूट्स होते हैं जिधर की तरफ उनको पानी दिखता है उधर की तरफ वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर होगी बात? अब देखो डिफरेंस देखने हैं भाई, डिफरेंस कैसे लिखना है देखो। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, और इधर एक तरफ लिख देते हैं हम भाई शूट टुवर्ड्स द लाइट। जो यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट है मूवमेंट हो रहा है इसमें नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें शूट टुवर्ड्स द लाइट, इसमें हो रहा है ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? टच, सेंसिटिव प्लांट को टच कर रहे थे। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट, है ना, लाइट की तरफ प्लांट ऐसे बेंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन लेस होते हैं क्योंकि ये डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, है ना, इस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है कि किस डायरेक्शन में स्टिमुलस है, ठीक है। ये किसी भी टाइप का कोई ग्रोथ शो नहीं होती इधर, और इधर जो है प्रॉपर ग्रोथ मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? सडन लॉस हो जाता है वाटर का फ्रॉम द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द लीव्स, तभी क्या होता है वो लीव्स जो फोल्ड हो जाती हैं, और यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ होती है टू साइड्स ऑफ द शूट, जिसकी वजह से जो एक साइड जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है वो ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। ये काफ़ी फास्ट होते हैं ना, एकदम जब लीफ को हमने टच किया तो एकदम फास्टली लीफ जो है क्या होती है? फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये उससे थोड़े स्लो ही चलते हैं, खैर, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया सेंसिटिव प्लांट के केस में, और इधर जो है हमारा सेकंड वाला था फोटोट्रोपिज्म वाला, कि मतलब कैसे जो है शूट का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स दी लाइट, ठीक है। समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो भाई हमें एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है कोई ऐसे हार्मोन का, ऐसे प्लांट हार्मोन का जो क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। तो भाई प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन्स जो हमने कौन कौन से पढ़े हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है तो ऑक्सिन के बारे में बता दो, 2 या 3 पूछे हुए, मतलब अगर क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग में पूछा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? ऑक्सिन और जिब्रेलिन की। तो जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स होते हैं ये क्या है भाई? प्लांट के हार्मोन्स हैं जो प्रमोट कराते हैं ग्रोथ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जो ऑक्सिन है वो बनता है इज मेड बाय द सेल्स एट जो हमारे रूट और स्टेम की टिप होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, जो बेसिकली क्या काम करवाता है? सेल को, है ना, क्या काम करवाएगा यहाँ पे? जो मतलब है ना उसमें काम करता है, सेल को ग्रो करवाने में काम करता है, ठीक है, इलोंगेट करवाने में, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेल इलोंगेशन एंड ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ, है ना। जो स्टेम आपने देखी होंगे, जो स्टेम जो है मतलब इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, वो किसकी वजह से कर पा रही हैं? वो जो उसकी स्टेम की टिप पे, शूट की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट कर जाती है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा तक भी होता है कि स्टेम जो है मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइड में जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनमें मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। किसकी वजह से? क्योंकि ऑक्सिन जो है मोस्टली टिप पे प्रेजेंट होता है, वो पूरा उसकी जो उसको जो है मतलब पूरी उसकी हाइट जो है उसकी इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। मतलब उसकी ग्रोथ जो है सिर्फ टिप की वजह से ही हो पा रही है, ठीक है। तो भाई जिब्रेलिन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस स्टेम इलोंगेशन, सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, उसके अलावा फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा रोल किसका? ऑक्सिन और जिब्रेलिन का, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर ज़्यादा लॉन्ग दिया हुआ है तो प्रॉपर इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट्स में बता के पूरे फंक्शंस क्या क्या हैं। साइटोकाइन भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो अगर ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हमें क्या करना है? देखो ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिल्कुल ये भाई थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स हम समझ सकते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है, ठीक है, टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, कि भाई हाइड्रोट्रोपिज्म को कैसे डेमोस्ट्रेट करोगे उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब सबको पता है क्या है? देखो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, है ना। क्या होता है हाइड्रो का मतलब? हाइड्रो का मतलब होता है भाई वाटर होता है, ठीक है। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? सेम सबको पता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट।
अब हमें यहाँ पे क्या डेमोस्ट्रेट करना है भाई, डेमोस्ट्रेट करना क्या है, डेमोस्ट्रेट ये करना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब हमें जो है क्या दिखाना है कि भाई रूट्स जो है वो पानी की तरफ ही मूव करती हैं, है ना। इस टाइप से हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो इसको हम नोट डाउन भी मतलब इसको हम प्रॉपर लिखेंगे कैसे, प्रैक्टिकल जैसा ही लिखेंगे जैसे मतलब प्रैक्टिकल की अपनी कॉपी में लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा एम क्या है, एम हमारा ये है कि भाई हमें डेमोस्ट्रेट करना है हाइड्रोट्रोपिज्म को प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम देखो। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे 2 बीकर लिए, एक बीकर ये है भाई और एक बीकर ये है ना। ये है हमारा बीकर 1 और ये है हमारा बीकर 2, ठीक है। 2 बीकर ले लिए। अब ये जो बीकर 1 है इसमें हमने क्या किया है, ये सॉइल ले लिए, थोड़ी मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है सीडलिंग, छोटू सी सीडलिंग को ग्रो कर दिया है ना। क्या कर दिया है, एक छोटू सी सीडलिंग को ग्रो कर दिया। मतलब जैसे हम कह सकते हैं जो सीड के अंदर छोटू सा वो निकल, छोटी सी स्टेम, छोटी सी रूट निकली होती है, तो उस सीडलिंग को हमने यहाँ पे ग्रो कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड बीकर हमने क्या किया, देखो ये जो यहाँ पे इसकी सॉइल है ना, सॉइल हमने यहाँ पे कैसी ली है, वो ली है हमने ड्राई सॉइल, है ना। सॉइल यहाँ पे हमने ड्राई ली है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या एक अक्लमंदी की है, अक्लमंदी हमने ये की है इधर कि भाई हमने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, क्ले का पॉट ले लिया है, उसके अंदर यहाँ पे हमने पानी भर दिया है ना, यहाँ पे हमने वाटर भर दिया है। तो अब इससे होगा क्या, देखो जो यहाँ की जो सॉइल होगी सारी वेट हो जाएगी ना, जो यहाँ आसपास की जो सॉइल है इस क्ले पॉट की वजह से सारी वेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन होगा तो भाई रूट तो इसकी तरफ ही मूव करेंगी ना, है ना। तो रूट जो है इसकी तरफ ही ग्रो करेंगी। तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर दिया है हाइड्रोट्रोपिज्म को, ठीक है। लिखेंगे कैसे, प्रोसीजर वही सारे को एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई हमने 2 बीकर्स ले लिए हैं, एक में हमने मॉइस्ट सॉइल ले ली है, एक में हमने ड्राई सॉइल ले ली है। जो सेकंड वाला बीकर था इसमें हमने क्या किया है, स्मॉल क्ले पॉट ले लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हम प्लांट्स को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए इसको ग्रो करने के लिए, तो भाई हमने ऑब्जर्वेशन क्या की, देखो पहले एम लिखेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर लिखेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन देखेंगे, है ना। तो देखो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो रूट्स हैं वो बेंड हो रही हैं किधर की तरफ, जहाँ पानी का सोर्स है, और जो है ग्रो नहीं कर रही स्ट्रेट। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो इक्वली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रूट्स यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ग्रो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पानी है नहीं, पानी है इधर, तो इसलिए क्या है ये रूट्स जो है वो इधर ग्रो कर रही हैं। समझ आ गई बात। और रिजल्ट देखें तो यहाँ पे रिजल्ट बता देंगे कि भाई जो बीकर 1 है उसमें मॉइस्ट सॉइल थी तो इसलिए रूट्स स्ट्रेट ग्रो कर रही थी। जो हमारी बीकर 2 था उसमें क्या था कि जो रूट्स हैं प्लांट की वो ग्रो कर रही थी टुवर्ड्स द वाटर, इधर वो क्ले पॉट रखा हुआ था पानी से भरा हुआ। बात समझ आ गई, इतना सबको क्लियर हो गया, क्लियर है सब, समझ आ रहा है सबको। तो चलो समझ आ गया है तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन बताना है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि मैम कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन में तो हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, है ना। पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ है केमिकल। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट्स के अंदर किसकी वजह से होगी, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है, किसने पूछा हुआ है, सॉरी एनिमल्स के अंदर पूछा हुआ है, तो एनिमल्स के अंदर प्रॉपर हार्मोन्स की वजह से होगी। तो उसके लिए हमने कौन सिस्टम पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। क्या पढ़ा था हमने उसके लिए भाई पढ़ा था हमने एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम देखो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर में हमने 2 मेन टाइप के एनिमल्स के अंदर प्रोसेस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था, चलो मैं लिख ही देती हूँ उसको, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे, है ना, एक हमने यहाँ पे पढ़ा था, 1 सेकेंड, देखो एक हमने यहाँ पे पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने पढ़े थे 2 प्रोसेस। एक हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम जिसमें सारी नर्व्स इन्वॉल्व थी, है ना, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेकंड हमने पढ़ा था यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कुछ केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व थे जिनको हम बोल रहे थे हार्मोन्स, ठीक है। बात समझ आ गई। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमें यहाँ पे क्या बताना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन बताना है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो भाई एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कहाँ हो रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता देंगे, बात समझ आ गई। तो क्या बताएंगे हम यहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता देंगे कि भाई कैसे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का रोल होता है भाई। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स का प्राइमरली अकर्स थ्रू दी हॉर्मोन्स, किसकी वजह से होता है, हॉर्मोन्स की वजह से होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, विच आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। देखो जो ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कैसी ग्लैंड थी, ये होती है डक्टलेस ग्लैंड, है ना। तो इसमें जो हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट होते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं बॉडी के, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच टारगेट ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज, ठीक है। दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट वेरियसली बॉडी फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बिहेवियर हो गया, सभी काम एनिमल्स के अंदर इन हॉर्मोन्स का होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पूछा गया था, इसलिए सिर्फ हमें क्या बताना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही बताना है। बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया सबको। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज सोल्ट एडवाइजेबल। ये क्यों कहा जाता है कि भाई नमक खाओ तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, है ना, यही पूछा हुआ है। क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज सोल्ट एडवाइजेबल, कि भाई हमें जो सॉल्ट खाएंगे, जो आयोडाइज सोल्ट जो है उसको क्यों एडवाइजेबल, मतलब उसको क्यों एडवाइस दी जाती, मतलब सॉरी कि क्यों कहा जाता है कि भाई आप जो है सॉल्ट जो है वो आयोडीन वाला ही खाओ, है ना। क्या यहाँ पे आयोडीन का मेन काम है, तो हमने कहाँ पढ़ा था आयोडीन का मेन काम, हमने आयोडीन का मेन काम कहाँ पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड्स में, है ना, कि भाई थायराइड ग्लैंड्स जो है ना, थायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, और इसके सिक्रीशन के लिए यहाँ पे आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, ठीक है। ये थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है भाई, ये करता है रेगुलेशन करता है ना, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। किस किस का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, है ना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, है ना, इन सब के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ना। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या मेन यूज है इसका आयोडीन का, और देखो हाँ, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर ये नहीं है, आयोडीन की कमी हो गई है, तो एक डिजीज कोज होती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं इसको, गोइटर बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या लिखना है, आयोडाइज सोल्ट को एडवाइजेबल क्यों है ना, कि मतलब आयोडाइज सोल्ट इज एडवाइजेबल बिकॉज क्रूशियल सोर्स आयोडीन का, एन असेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना, पर्टिकुलरली थायरोक्सिन। These hormones play an important role in regulating metabolism, growth और डेवलपमेंट में इसका काम है इस हार्मोन का। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो भाई गोइटर कोज होती है कंडीशन जिसमें क्या हो जाती है, स्वेल, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है, टिपिकली इन द नेक। जो हमारा नेक है, ये वाला जो हमारा रीजन होता है ना, ये वाला नेक वाला पार्ट वो पूरा स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो भाई इसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं, है ना, नेक्स्ट समझते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हाउ डज आ बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनलिन जो है वो सिक्रेट होता है ब्लड में। सबसे पहले कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड तो भाई यहाँ पे एड्रेनलिन है, तो ये कहाँ सिक्रीट हो रहा था, क्या काम था, सब पता होना चाहिए हमें यहाँ पे। तो देखो जो एड्रेनलिन है कौन सिक्रीट करता है, जो हमारी किडनीज होती है ना, किडनीज के ऊपर जो कुछ कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है ना। देखो जैसे ये हमारी किडनीज हैं, किडनी लगा स्टोमेटा बना दी हूँ मैंने, समझ जाना बस किडनी है ये, है ना। लुकिंग लाइक दिस टोमेटो, ओके,
है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे एक किडनी छोटी बन गई, क्या एक किडनी बड़ी बन गई, रुको चलो कोई नहीं, बस समझ जाओगे भाई किडनी है 2, ठीक है। ओके, अब शायद छोटी बड़ी लग रही है, कोई नहीं, किडनी है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इन किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड का काम क्या था, ये ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है ना, हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये सब हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काम बताना है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो यहाँ पे हार्मोन है इसका हमें काम बताना है। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है सीक्रेट होता कब है ये पता होना चाहिए हमें। देखो जैसे कोई आप आराम से जो है किसी स्ट्रीट पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे किसी डॉग ने देख लिया है और डॉग को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो और डॉग जो है आपको देखते जो एकदम भौंकना स्टार्ट कर दिया और आपके पीछे पड़ने वाला है, आपको दिख गया कि भाई डॉग मेरे पास जो मतलब डॉग जो है मेरे पास बहुत जल्दी भाग के आ रहा है, तो आप क्या करोगे सिचुएशन में। ये जैसे स्कैरी सी सिचुएशन हो गई है, जिनको जो है जिनको मतलब डॉग से डर लगता है, देखो अगर कोई डॉग लवर होगा तो वो तो उसको प्यार से एकदम मतलब वो तो डॉग को शांत कर देगा, लेकिन अगर जिसको डॉग से डर लगता है वो क्या करेगा, वो जो है एकदम से भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो यहाँ पे से स्कैरी सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे एक हार्मोन सीक्रेट होगा, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है इस हार्मोन को सीक्रेट करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन को। काम क्या है इस हार्मोन का कि आपको जो ब्रीदिंग रेट बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, जबकि हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमें इस टाइप से ना कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं कि जब स्कैरी सिचुएशंस में ये हार्मोन जो है सीक्रेट करेगा, मतलब हम उन स्कैरी सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए ये कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब देखो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है लार्ज अमाउंट में व्हेन एनिमल इज इन स्कैरी सिचुएशन। 3 रेस्पॉन्सेज जो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 3 चेंजेस क्या देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, यहाँ पे 3 रेस्पॉन्सेज मेनली। तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है, टू एंश्योर सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को कि हम ज़्यादा सांस ले, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, ठीक है। थर्ड वन है इट ऑल्सो रेजेज द ब्लड प्रेशर एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू एंटर इनटू द ब्लड, है ना, ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पहुँच पाए जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये क्या हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेज, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन हो गया है, ठीक है। समझ आ गया भाई, इतना सबको क्लियर है, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। देखो आपने देखा होगा, देखो डायबिटीज़ क्या ना बहुत ही मोस्ट कॉमन जो है डिजीज़ है ना, ये जो कंडीशन है डायबिटीज़ वाली, ये जो है मतलब ये देख लो कि सभी के घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट तो होगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस डायबिटीज़ में होता क्या है भाई, इस डायबिटीज़ में ये होता है कि जब आपका इंसुलिन हार्मोन जो है ना, जब आपका ये इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देगा, तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन करता क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है कि हमारे बढ़े हुए ग्लूकोज को, है ना, जो हमारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करता है ना, उस जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन के अंदर, इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये इसका काम है। क्या करता है ये, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, सॉरी ग्लूकोज को पहले मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, है ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बढ़े हुए, है ना, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अब आप उन लोगों का देखो जिनकी बॉडी में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है ग्लाइकोजन में, तो क्या होगा, उन पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना।
इसलिए जो क्या करते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको मीठा खाने के लिए भी मना कर देते हैं ना, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उनकी बॉडी में बढ़ जाएगा जब ये इंसुलिन हार्मोन काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो डॉक्टर्स जो है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, कि जिससे उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है प्रॉपर मेंटेन रहे। बात समझ आ गई? तो हम कैसे लिखेंगे भाई आंसर, क्या होगा इसका आंसर? डायबिटीज इज अ कंडीशन जहाँ पे पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं पर्सन के, वो स्टॉप कर देते हैं किसका प्रोडक्शन, इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन। ठीक है, तो तब ये कंडीशन अराइज हो रही है डायबिटीज़। अब देखो इंसुलिन जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को बाय कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन, ये इसका काम है इंसुलिन हार्मोन का। लेकिन जब ये इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा तो भाई पर्सन में क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट किया जाता है इंजेक्शन से, इंसुलिन के इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर है सबको? समझ आ गया? समझ आ गया है सबको? देखो तो भाई हमने जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से आंसर लिखना है। ठीक है, तो भाई देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो हमें क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस को जो मतलब बुक के अंदर कहीं पे कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कोई बिना मतलब का क्वेश्चन भी है भाई, अच्छे से सबको देखो, क्योंकि देखो जो इस बार के जो बोर्ड्स होंगे ना, तो भाई सुनने में आ रहा है कि काफ़ी टफ आपके बोर्ड एग्जाम इस बार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी लाइन एनसीईआरटी के कुछ मिस नहीं करना है, सबको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले बताना है कितना इजी दिया हुआ है, देखो कि कौन सा जो है इनमें से एक प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइन, देख के ही पहचान जाओगे कि भाई कौन सा प्लांट हार्मोन है। वो है साइटोकाइनिन, है ना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर साइटोकाइनिन। ठीक है, और सारे क्या हैं, तीनों हैं यहाँ पे एनिमल के हॉर्मोन्स। ह्यूमन ही लिख देते हैं प्रॉपर, है ना, ह्यूमन के हॉर्मोन्स हैं। ठीक, ये है भाई ह्यूमन के हॉर्मोन्स। चलो इजी पीजी क्वेश्चन हो गया। सेकंड, नेक्स्ट इजी पीजी क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अभी पढ़ के आए थे कि भाई जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनेप्स। आंख बंद करके कोई बता देगा कि भाई गैप जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, साइनेप्स होता है। डेंड्राइट, साइनेप्स, एक्सॉन या इम्पल्स, तो साइनेप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो भाई ब्रेन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग, काम करता है थिंकिंग में भी। रेगुलेट द हार्ट बीट, है ना, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस में। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन, तो यहाँ पे भी तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ब्रेन का ही काम है। कौन से ब्रेन का काम है? हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम का काम है ना, हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम का काम है बैलेंसिंग का बॉडी की। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, बॉडी में रिसेप्टर्स का काम बताना है क्या है। थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स आर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, हमें ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचो कि अगर भाई रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे हमारी बॉडी में तो क्या होगा। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, है ना, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, देखो हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स, जैसे कि हो गया हमारे ये फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे आई में प्रेजेंट थे, जो बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे ही थे हमारे कौन से रिसेप्टर्स थे, टंग में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे कौन से, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नोज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे वो कौन से थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं किसको, स्मेल को। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी स्किन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, तो इस टाइप से क्या थे, मतलब इतने सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जो क्या करते हैं, जो मतलब डिटेक्ट करते हैं वेरियस स्टिमुलाई को। ठीक है, तो आप खुद समझो अगर जो है मतलब हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, है ना।
ये रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, जो मतलब स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। ठीक है, तो क्या है भाई इसका आंसर? आंसर क्या है? आंसर देखते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, आईज हो गए, नोज हो गया, टंग हो गई, सब रिसेप्टर्स मिलते हैं। दे डिटेक्ट द सिग्नल एंड देन सेंड देम टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना। क्या करते हैं ये डिटेक्ट करते हैं सिग्नल को, उसके बाद सेंड कर देते हैं उसको ब्रेन के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अगर ये रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएं तो क्या होगा? देन दे विल नॉट डिटेक्ट द इनपुट, है ना, तो ये सिग्नल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, विच लीड्स टू द हार्म टू आवर बॉडीज, है ना, हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है इन डेंजर सिचुएशन में। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम कि जैसे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं जो क्या काम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। तो अगर हमारी नोज़ में ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम जो इतनी अच्छी अच्छी जो खुशबू होती हैं, इतने अच्छे अच्छे जो फ्रेगरेंसेस होते हैं, कैसे पता लगा पाओगे भाई कि क्या रोज़ है, क्या लेवेंडर? ये जो नए नए डिओ लगाते हो ना, परफ्यूम्स लगाते हो कि भाई मुझे तो ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? ठीक है, तो ये है इनका काम, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। क्या करना है हमें भाई? स्ट्रक्चर, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, वेरी इजी पीजी, और उनके फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर दो। ठीक, देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्या है ये? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना। क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें ये क्या है? सबसे अंदर न्यूक्लियस, ये क्या थे? डेंड्राइट्स, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं ना, डेंड्राइट्स। उसके बाद ये क्या था अंदर यहाँ पे? सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जो पतला सा यहाँ पे फिलामेंट सा दिख रहा है, लोंगेट सा स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई? ये एक्सॉन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये एक्सॉन की टर्मिनल एंडिंग्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स कह सकते हैं हम, या एक्सॉन की टर्मिनल्स कह दो, नर्व एंडिंग्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमें बीच बीच में जो ये एक्सॉन है वो जो है माइलिनेटेड है, मतलब जो है माइलिन शीथ से कवर्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे न्यूरॉन है वो कैसा न्यूरॉन हो गया? ये हो जाएगा यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना। इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है, किसकी? माइलिन शीथ की कवरिंग चढ़ रही है इसके ऊपर, है ना, माइलिन शीथ। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक्सॉन का। काम देख लेते हैं इनके। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है भाई? ब्रांच स्ट्रक्चर है, कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, किससे? प्रीवियस न्यूरॉन से, एंड पासिस ऑन टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी के पास क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है जिसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, एक्सॉन का क्या काम है? ये जो हमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सॉन है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से, कहाँ? नर्व एंडिंग्स तक। ठीक है, नर्व एंडिंग्स क्या है? ये टर्मिनल ब्रांच पार्ट है, ये वाला जो टर्मिनल ब्रांच पार्ट है एक्सॉन का, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स क्या होगा, है ना, हम यहाँ पे साइनेप्स भी लिख सकते हैं। साइनेप्स देखो यहाँ पे जो दो न्यूरॉन्स है उसके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एज द केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इस टाइप से हमें बताना था कि भाई प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था पहले न्यूरॉन का, और उसके बाद उसके फंक्शंस हैं उनको बताना था कि क्या इनके काम होते हैं, स्ट्रक्चर का क्या क्या काम होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फोटोट्रोपिज्म वाला जो मूवमेंट था वो कैसे होता है? फोटोट्रोपिज्म क्या होता है भाई? फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, है ना, फोटो मतलब लाइट,
और ट्रोपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो यही डिकोडिंग हो जाएगी इसकी सारी कि यहाँ पे क्या कर रहा है प्लांट। प्लांट के अंदर बता रहा है, देखो प्लांट क्या कर रहा है, लाइट को देख के, है ना, लाइट को देख के ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट होते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लांट का जो पार्ट है ना वो क्या कर रहा है, लाइट को देख के लाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको हमने बोल दिया है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम समझते हैं। ये है हमारा एक पॉटेड प्लांट, है ना, ये हमारा एक पॉटेड प्लांट है। ये क्या है, सन रेज आ रही हैं प्लांट पे, जो है लाइट गिर रही है। तो भाई इसने क्या किया, जो स्टेम है इसकी मूव करने लग गई है सन की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है वो समझते हैं। देखो ये स्टेम की टिप है, ये शूट की टिप है, ये वाली पार्ट है ना, शूट की टिप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शूट का जो टिप होता है उस पर एक मॉलिक्यूल्स है ना, उस पर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, है ना। क्या प्रेजेंट होता है इस पर, जो शूट की टिप होती है उस पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे लाइट एकदम सीधी पड़ रही है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, और जो यहाँ पे जो ये वाली जो स्टेम होगी, जो शूट है, ये इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो लाइट है ना वो थोड़ी यहाँ पे थोड़ी साइड से पड़ रही है ना, लाइट थोड़ी साइड से पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन इधर की तरफ प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। जो ऑक्सीजन इधर की तरफ प्रेजेंट था वो इधर की तरफ आ गया है शेडेड वाले पार्ट में, है ना, शेडेड वाले पार्ट में वो आ गया है। यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे ये शेडेड वाले, आई थिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है भाई इस कलर से, तो दूसरा कलर लेते हैं, है ना। शेडेड वाले पार्ट में, शेडेड वाले पार्ट में आ गई है, जो ऑक्सीजन है वो इधर आ गया है शेडेड वाले रीजन में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो इधर वाला पार्ट है ना, जो ये इधर वाला पार्ट है, इस वाले ये पार्ट में क्या होगा, इसी पार्ट में इलोंगेशन होगा, इसी पार्ट में ग्रोथ होगी, और जो ये वाला पार्ट है इसमें इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये पार्ट तो यहीं रह जाएगा और ये पार्ट थोड़ा सा इलोंगेट कर जाएगा, जिसकी वजह से इलोंगेट होने की वजह से ये बैंड कर जाता है ना, ऐसे बैंड कर जाता है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया कि जो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है, ये जो शेडेड वाला पार्ट है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है उधर की तरफ सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उधर की तरफ सारा पहुँच गया, ये वहाँ पे क्या करेगा, अगर जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे तो इलोंगेशन करवाएगा, तो ये इस वाले पार्ट में इलोंगेशन ज़्यादा करवा देता है इन कंपेरिजन टू दिस पार्ट, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ग्रोथ जो है इस वाले पार्ट में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेम जो है इसे बेंड कर जाती है टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो अच्छा आप बल्कि प्रॉपर जो है डायग्राम बना के अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना कि कैसे जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है, लिखना कैसे है ना, हाउ टू राइट द आंसर। जो डायरेक्शनल मूवमेंट और जो ग्रोथ होता है प्लांट में इन रेस्पॉन्स टू द लाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ऑन द डार्क साइड, है ना, एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन अ लीफ जो है डार्कर साइड में ग्रोज फास्टर, कॉजिंग इट टू द बैंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फोटोट्रोपिज्म का मूवमेंट। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कोड इंजरी। हमें क्या बताना है भाई कि अगर स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाए तो कौन से सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे। देखो हमने जो है रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा था कि सारा रोल वहाँ पे किसका था, सारा रोल जो था वहाँ पे स्पाइनल कोड का था, है ना। सारा रोल यहाँ पे स्पाइनल कोड का था कि भाई जो सिग्नल्स जा रहे थे, है ना, जैसे ही कोई स्टिमुलाई था रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिग्नल, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिग्नल को लेके जाएंगे स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर डिकोड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो रिले न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन फर्दर जो हमारे इफेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोई मसल हो गई, कोई ग्लैंड होगी, वहाँ तक सिग्नल को पहुँचाएगा, और उसके बाद फर्दर जो है मूवमेंट होगा, फर्दर जो है रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइनल कोड का सारा मेन रोल इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड का ही है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है आंसर। इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स, जो सिग्नल्स हमें नर्व से मिल रहे हैं, एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स विल बी डिसरप्टेड, क्या हो जाएंगे, सब डिसरप्ट हो जाएंगे अगर स्पाइनल कोड में इंजरी हो गई।
दिस मीन्स दैट अ पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर कोई पर्सन जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, विल एक्सपीरियंस डिसरप्शंस इन देयर एबिलिटी, कि वो सेंसेशन को फील ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने हॉट पैन को टच भी कर दिया तो आपको वो सेंसेशन फील ही नहीं होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड ने इस इन्फॉर्मेशन को कोड ही नहीं किया, प्रॉपर जो प्रोसेसिंग नहीं चली इन्फॉर्मेशन की, है ना, तो आपको कुछ सेंसेशन का पता ही नहीं चलेगा और आप जो है अपने बॉडी पार्ट्स को भी मतलब मूव नहीं कर पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वही डिसरप्ट हो जाएगा, है ना, पूरा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वही डिसरप्ट हो जाएगा, जो हमारी बॉडी को, है ना, हार्मफुल कंडीशन से बचा रहा था, कि हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो या कोई हार्म ना हो हमारी बॉडी को, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाएगी तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन तो काम ही नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारी बॉडी जो हार्म तक हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, अब प्लांट्स का भी पूछ लिया है, वही सेम प्रोसेस केमिकल कोऑर्डिनेशन तो हॉर्मोन्स ही करेंगे, है ना। कौन करेंगे भाई कोऑर्डिनेशन, हॉर्मोन्स करेंगे, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इनको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ टू राइट द आंसर। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर अचीव्ड थ्रू केमिकल मैसेंजर्स, को बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रेवल टू अदर एरियाज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। 5 मेजर हॉर्मोन्स कौन कौन से, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे 5 मेजर हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर एवरीबॉडी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो भाई हमें बताना है कि जो हमारा सिस्टम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिस पे हमने इतनी बड़ी चैप्टर तक कॉम्प्लेक्स चैप्टर हमने पढ़ा है, उसका इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या नीड है भाई। तो देखो जितने भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी लाइफ प्रोसेस ले लो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं वो जो क्या होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अगर हम चल भी पा रहे हैं, हम लिख भी पा रहे हैं, हम कुछ देख भी पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है ना। आपस में जो है कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कुछ सेल्स जो है यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, तो कब सब आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, प्रॉपर हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर जो है भाई ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा हमारे अंदर, तो ये एक्टिविटीज़ को हम मतलब हमारी बॉडी, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इनस्टेबल हो जाएंगी, है ना, अनस्टेबल हो जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, जिससे हमारी बॉडी जो है हार्म भी हो सकती है। तो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वाइटल फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सर्वाइवल के लिए इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। इट एंश्योर्स दैट वेरियस पार्ट्स जो है बॉडी के वर्क टुगेदर इफिशिएंटली, है ना। इसका ये काम होता है कि भाई जो हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, है ना। enabling the organism to respond to its environment, maintain internal stability and perform essential life processes। ठीक है, without this system an organism would be unable to integrate its functions, है ना। इस सिस्टम के बिना क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है अपने फंक्शंस को अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, जो रिएक्ट कर रहा है स्टिमुला अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई वो भी नहीं कर पाएगा, और रेस्पॉन्स कैसे होगा, है ना। और रेगुलेटेड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट लीडिंग टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन एंड द पोटेंशियल हार्म, है ना, हमारी बॉडी को हार्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है किसकी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड द रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या पूछ लिया, कर दिया ना, कंफ्यूज कर दिया। इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर है भाई, क्या अंतर है। तो क्या अंतर होगा, देखो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, देखो अगर जैसे मैं एग्जांपल ले लें, देखो रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे कि एकदम से हमें छींक आ जाती है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है ना। या फिर जैसे हम कहीं इनवॉलेंट्री एक्शन का, देखो क्या यहाँ पे हमें एग्जांपल हो सकता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है,
खुद से ही चल रहा है डाइजेशन प्रोसेस, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, हम खुद से थोड़ी डाइजेशन करवा रहे हैं कि भाई मैंने ना कोई खाना खा लिया है प्रोटीन वाला, कि चलो उसको ना प्रॉपर उसका ब्रेक डाउन करवाता हूँ कि इस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाता हूँ अलग अलग अमीनो एसिड्स में, ऐसा थोड़ी करवाते हैं हम खुद से, तो है ना। तो मतलब ये क्या है कि हमारी बॉडी खुद से करती है डाइजेशन प्रोसेस, या हम बात करें कि हार्ट बीट कर रहा है, हमारा हार्ट की फंक्शनिंग खुद से हो रही है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर, ठीक है। तो इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, ऐसे एक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियसनेस और थिंकिंग, इसमें हमारा खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस, है ना, एकदम इमीडिएट, एकदम क्विक सडन मूवमेंट जो होता है टू द स्टिमुलस, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर स्टिमुलस, इसको कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हार्ट को मतलब कोई स्टिमुलस चाहिए कि भाई तभी बीट करूंगा ना, मैं नहीं तो मैं बीट नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। या डाइजेशन का प्रोसेस कि भाई तुम ना मुझे ये वाला तुमने मुझे लिक्विड नहीं दिया है कि मैं नहीं डाइजेशन का प्रोसेस कर रही है ना, सारी मैं मुझसे ही करवा रहे हो कि सारे एंजाइम मुझसे सीक्रेट करवा रहे हो, है ना, खुद से तो मतलब कुछ ऊपर से तो कुछ डाल नहीं रहे हो अपनी बॉडी के अंदर कि जो खुद से थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाए, है ना, कि इतने अनहेल्दी फूड खा रहे हो, है ना, तो मैं समझ गया ना कि मतलब ऐसा खुद से, ये सब क्या है खुद से होता है ना। तो यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर स्टिमुलस थिंग्स दैट कॉज एन एक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो भाई इसको तो स्टिमुलस की जरूरत है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग भी तो रेस्पॉन्ड करेगा ना, कोई स्टिमुलस उसको चाहिए होता है। इसका देखो यहाँ पे इन्वॉल्व है ब्रेन, यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता ब्रेन, यहाँ पे स्पाइनल कोड का काम होता है, किसका काम होता है इधर, स्पाइनल कोड का काम होता है, ठीक है। फोर्थ की बात करें भाई कंट्रोल कौन करता है इसको, मिड ब्रेन और मेड्यूला ओब्लंगेटा जो इसको कंट्रोल करते हैं, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है ना, डाइजेशन जैसे हमारे कई घंटे तक डाइजेशन प्रोसेस चलता है तो स्लो प्रोसेस है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सेलाइवेशन, है ना, सॉरी, है ना, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ब्रीदिंग, तो ये सब किस में आएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस में, और रिफ्लेक्स एक्शन में कफिंग, स्नीजिंग, ये सब आएंगे रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। तो हमेशा टेबल फॉर्म में, है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ऐसे टेबल फॉर्म में क्या करना है, टेबल फॉर्म में हमें डिफरेंस को लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखते हैं इसका, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किसका, नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म का, है ना, नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमें क्या करना है कि भाई जो हमारा नर्वस सिस्टम था, और एक जो था यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, देखो भाई जो नर्वस कंट्रोल, नर्वस मैकेनिज्म कौन सा होगा जिसमें नर्वस सिस्टम था, और जो हार्मोनल मैकेनिज्म कौन सा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम वाला, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो इस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है कि मतलब जो हमारा नर्वस कंट्रोल है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये हार्मोनल कंट्रोल है, इनको कंपेयर करना है कि कैसे जो है ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखो नर्वस कंट्रोल में क्या आएंगे, सारे न्यूरॉन्स, क्या आएंगे इसके अंदर, न्यूरॉन्स। इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या आएंगे, सारे हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में थ्रू द न्यूरॉन्स। इसकी अगर हम बात करें, मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है बाय ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इफेक्ट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैपिड है और इमीडिएट है, यहाँ पे इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक। इफेक्ट इन्वॉल्व्स रेस्पॉन्स ऑफ वन ऑर्गन, इफेक्ट इन्वॉल्व रेस्पॉन्स ऑफ फ्यू ऑर्गन्स। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना। नर्वस सिस्टम का जो है यहाँ पे जो नर्वस कंट्रोल होता है उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो इस टाइप से हमें डिफरेंस फॉर्म में आंसर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन अवर लेग्स। वही घुमा फिरा के देखो, कुछ ही मेन टॉपिक्स हैं, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या पूछ रखा है देखो, वही सेंसिटिव प्लांट के बारे में पूछ लियो, उधर जो है मूवमेंट ऑफ अवर लेग्स। तो सेंसिटिव प्लांट्स का रोल हम किस में पढ़ेंगे, कौन सा मूवमेंट होता है ये सेंसिटिव प्लांट में, जो फोल्डिंग हो जाती है लीव्स की, जब हम उनको टच करते हैं तो कौन सा मूवमेंट होता है,
वो होता है नेस्टिक मूवमेंट, है ना। कौन सा मूवमेंट होता है, वो होता है नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर कोई भी भाई ग्रोथ नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती है, और ये होते हैं डायरेक्शन लेस। ये बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेग्स का मूवमेंट देखें तो वो कैसा होता है, वो होता है वॉलेंटरी, वो होता है हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो इनके बारे में हमें डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। डिफरेंस लिखना है कि बट डिफरेंस हमें किस टाइप से लिखना है, देखो ये होता है नेस्टिक मूवमेंट और ये होता है हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो न्यूरल सिग्नल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस मूवमेंट में, और यहाँ पे क्या है कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम सेरिबेलम आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई न्यूरल सिग्नल इन्वॉल्व नहीं होता। प्लांट्स के अंदर न्यूरल सिग्नल थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं किसके अंदर, मूवमेंट इन द लेग्स, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, प्लांट्स ने मूवमेंट के लिए कोई प्रोटीन काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन काम कर रहा है मसल्स के अंदर, है ना, कि जो प्रॉपर फर्दर क्या करवाते हैं, इसके मूवमेंट करवाते हैं, है ना, मसल्स का। कोई नर्व्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इधर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि नर्व्स जो है मैसेज कैरी कर रही हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ लेग्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस किसके बीच में, सेंसिटिव प्लांट के जो मूवमेंट हो रहा था और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है लेग्स का, उसके बीच में, ठीक है। तो भाई अब जो है हमने सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर था उसके जो हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। अब हमने पढ़ लिया है यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, उसके बाद जो सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर दिए, ठीक है। एंड आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। आता सबको, मुझे पता है कि आपको सबको सब पता है, सारे टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन लिखना कैसे है, मतलब है ना कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, लिखना क्या है। मैं मतलब ऑफलाइन क्लासेस में देखती हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब पूछा क्वेश्चन में क्या है और वो लिख पता नहीं क्या ही रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मैम इतना सारा तो मैंने लिखा था, मैंने तो सारा इसी से रिलेटेड लिखा है कि मैं मेरे मार्क्स क्यों काट दिए। तो वह यही होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसी को ही लिखना है, ठीक है। पूरी हमें महाभारत, पूरी रामायण हमें नहीं लिखनी है, बात समझ आ गई। और देखो हमें जो है प्रॉपर डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस प्रॉपर टेबल फॉर्म में लिखो, उससे क्या है ना वो अच्छा से मतलब अच्छे से जो है मतलब हम डिफरेंस को देख सकते हैं कि भाई ये इसका ये है, उसके जो है यहाँ पे ये है, कि आपस में डिफरेंस इनका देख सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि कहीं पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, डायग्राम भी बनाओ, है ना। उससे क्या है ना आपका जो मतलब आंसर होता है वो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है ना। मार्क्स मिलने के पूरे चांस होते हैं कि अगर आपने थ्योरी में कोई गड़बड़ कर भी दी है कि भाई अगर आपने डायग्राम अच्छा बना रखा है तो आपके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं आंसर राइटिंग की, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें क्या करना है, सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं उसी के ही हमें सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद PYQs को भी सोल्व करेंगे। तो जब आपके अब इस बार जो बोर्ड एग्जाम होंगे या उससे पहले आपके प्री बोर्ड्स होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दी बाय बाय।